ये सब पंडा है, वहाँ किला मुठुआ को करने वाला अहिर बैठा हुआ है, बैगा बैठा हुआ, खेरापति किरमाइयों की पूजा करने वाला, ये सारी व्यवस्था तो है, लेकिन हम उनको मूर्ख समझ लिए। हम उन पंडे पुजारियों से बोलते हैं, वो 4 फुट के 5 कलश वाले, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो गांव बांध देता है, पूरे खेत खलियान बांध देता है, घर पगारी होता है, हमारा घर पगारी होता था, गोरों को इधर भगा दिया करता था। ये व्यवस्था कहाँ गई? ये अब नए नए चीजों में, अरे नए नए चीज रास्ते के लिए थे भाई, ये साधन थे, साधे नहीं था। साधे तो आपका जड़ में है, साध आपके गांव में है, साध आपके गांव की जो व्यवस्था बनी है वो जड़ में है वो, और उस जड़ की व्यवस्था को हम लोगों को समझना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वहां पहुंचेंगे तभी कहीं जाकर हम इस भाषा धर्म संस्कृति के आंदोलन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। आज हम केवल भावनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अकल लगाएंगे ना धक्कल नहीं लगाएंगे बस। तो मैं आपको आज भी बता दे रहा हूं कि हमको कुल मिला के जो ये धार्मिक आंदोलन है, हमारा ये धार्मिक आंदोलन वहाँ जो किला मुठुआ अहिर तक, बैगा बुमका तक, और वहाँ ये जो वैद वगैरह ये सब थे, उस जमाने में तो सारी व्यवस्थाएं स्थापित हो गई थी, तो उस वहां तक पहुंचना है। आज कोई कुछ हो जाएगा क्या? हमारा जो आज का बीच का जो पंडा पुजारी है, जो आज जो हम लोगों ने धर्माचार बना है, क्या ये धर्माचार कोई बाहर का आदमी हमारे गांव को बिगाड़ देगा? तो क्या वो सुधारेगा? वो धर्माचार को आती है सुधारना? नहीं सुधार पाएगा उसको, तो वो बैगा भूमका ही सुधारेगा, या गांव का बैगा ही उसको संभाल सकता है, उसको ही उसका सूत्र मालूम, उसका ही उसका फूंद मालूम है। तो हमको वहां तक पहुंचना है। आज कोई भी कुछ करते तो कई गुनिया और बैगा बढ़िया हमारे पास होते हैं, तो वो रोकेंगे कि तुम रोक लोगे क्या? सिर्फ लाभ के लिए तुम पंडे पुजारी बन के और लाभ कमाओगे तो इससे काम बनने वाला नहीं। ये रास्ते का मामला था, ये रास्ते का प्रोसेस था। उस रास्ते के प्रोसेस से आपको और गहरे में जाना पड़ेगा, आपके चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, जो जिन चीजों से आपका गौरव और मान सम्मान बढ़ता है, आत्म स्वाभिमान बढ़ता है, ऐसी चीजों पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। अब साथियों, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये धार्मिक हो गया, भाषा का हो गया, धर्म का आंदोलन हो गया, अब संस्कृति संस्कारों का आंदोलन हो रहा है। संस्कृति का आंदोलन वो भी लगातार जारी है। एक पक्ष जो हमारा सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक जो गौणवाना समग्र क्रांति आंदोलन के माध्यम से वो लगातार जारी है, उस दिशा में हम लोग सफल हुए हैं। उस दिशा में थोड़े बहुत आगे का एक पहली दूसरी तीसरी तक पहुंच ही गए हैं, लेकिन बाकी जो एक चैप्टर था हमारा राजनीतिक चैप्टर, उस चैप्टर में हम लोग फेल हो गए। हम भाषा धर्म संस्कृति साहित्य का जो आंदोलन गौणवाना समग्र क्रांति आंदोलन का जो चैप्टर था, जिसमें दिया गया था कि गौणवाना समग्र क्रांति आंदोलन और उसकी शाखाएं दिए गए थे, वो उसके बनाने वाले गुलजार सिंह मरकाम बैठा है। उन्होंने धर्म संसद का एक चैप्टर तैयार किया, उन्होंने भाषा के चैप्टर तैयार किया, एक राजनीतिक चैप्टर भी गणतंत्र पार्टी के रूप में स्थापित किया था। उसमें जड़ी बूटी अनुसंधान समिति, तो व्यावसायिक समितियां, तो तमाम साहित्य परिषद और सारी चीजें हैं। फर्स्ट कैलेंडर जो हम लोगों ने पहला, देश का पहला जो गोंडी वाला कैलेंडर निकला था, भोपाल से निकला था। उस कैलेंडर में सारा वो गौणवाना समग्र क्रांति आंदोलन का चैप्टर दिया हुआ है। कोई देखे 2003 या उससे शायद उससे पहले का है, 2-3 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। तो वो वाला चैप्टर, तो उसको पीछे पहले देखो, ढूंढो, खोजो, और उसमें क्या क्या लिखा है उसको करोगे ध्यान, तब आएगा कि आखिर आंदोलन क्या है। हम एक ठो शाखा से कोई हम एक ठो गाँव लगा हो जाएगा, तब भी क्या उनका मतलब उनकी बराबरी कर पाएंगे क्या? हमें तो हर तरीके से आँख नाक कान ये सब तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, तब हम उनकी बराबरी करेंगे। तब हमको जो एलसी नहीं आएगी, क्योंकि हम बराबरी से दौड़ पाएंगे उनके साथ। लेकिन आज लंगड़े लूले होकर हम उनके
बराबरी की बात करें, और बराबरी की बात कर ही नहीं सकते, जलन ही पैदा होगी, और उस जलन की भावना हमको आगे जाने नहीं देगी साथियों। और इसलिए वो जो मैंने कहा कि बाकी चैप्टर्स में हम लोग धीरे धीरे सफल हुए हैं। पॉलिटिकल चैप्टर हमारा कमजोर हुआ है, और कमजोर होने के बहुत सारे कारण हैं। कमजोर होने के कारण मैं अभी बताऊं तो बहुत सारे राजनीति के समझ वाले हैं, कहेंगे कि यार मरकाम जी तो ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो बोल सकता हूं ना, मैं तो सबसे सीनियर बैठा हूं ना यहाँ पे, कौन है यहाँ पर हमसे सीनियर? कोई नहीं है, बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन अब इसलिए हम उस तरफ छेड़ना नहीं चाहते कि भाई हमारा पॉलिटिकल चैप्टर कमजोर हुआ है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और मैं राजनीतिक जो चैप्टर है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको यदि क्वेश्चन करोगे तब हम बताएंगे, कभी आएंगे तो बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ इतना ही बात बोलेंगे कि बाकी जो हाथ पैर आँख नाक सब ठीक ठाक है, थोड़ा थोड़ा सुधार में है, लेकिन एक तो टांग लंगड़ा है अभी भी। और वो लंगड़ापन केवल एक ही समाज से नहीं बनने वाला, एक ही समाज के ये तो हमारे समुदाय का है, ये हमारे समुदाय की आइडेंटिटी, गोंडवाना के जो गोंडियन समुदाय की आइडेंटिटी को हम स्थापित कर रहे हैं। अभी समाज की स्थापना कहाँ कर रहे हैं? समाज की आइडेंटिटी को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं अभी। हम तो अभी केवल अपने समुदाय की, गोंडियन समुदाय की आइडेंटिटी, भाषा, धर्म, संस्कृति, गोंडी भाषा की बात कर रहे हैं। हम उड़िया या उधर के संथाल लोग संथाली भाषा हो और मुंडा भाषा, इसकी तो बात नहीं कर पा रहे हैं ना। तो हम केवल अपने सामुदायिक चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम अपने गोत और नात की बात कर रहे हैं, हम अपने किले और महलों की बात कर रहे हैं। तो किसकी कर रहे हैं? गौड़ राजाओं के किलों की बात कर रहे हैं, गोंडी भाषा की बात कर रहे हैं, हम गोंडवाना के जो रीति और परंपराओं की बात कर रहे हैं। उधर तो अलग रीति रिवाज और परंपरा है, उधर गुजरात और उधर अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। उनको कैसे समेटोगे? उनको समेटने के लिए आपके पास क्या साधन है? उसके लिए बौद्धिक साधन की आवश्यकता है, उसके लिए संविधान की आवश्यकता है। उन सबको मिलाने के लिए एक बहुत बेहतर धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता है। उसका काम हम लोगों ने धर्म का मानकीकरण के काम, धर्म का जो कोड के माध्यम से जो आंदोलन शुरू किए, उसमें उसका राज छुपा हुआ है सारे देश में। इसलिए हम लोगों ने जय सेवा जय जोहार और जय संविधान का नारा दे दिया, क्योंकि जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना करेंगे तब। अब करो भैया, गोंडवाना राज की बात कर रहे हैं या गोंडवाना के आसपास का मामला है इतने में काम बनने वाला नहीं है। ये बहुत बड़े सभ्यता और संस्कृति का संघर्ष है, और वो सभ्यता संस्कृति केवल समुदाय के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। सभ्यता संस्कृति ये बड़े पैमाने पर लड़ी जाती है, उसके सारे संसाधन सारे तिगड़न फिट करके तब उसकी लड़ाई लड़ी जाती, लक्ष्य तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए हम लोगों ने जब जय सेवा जय बड़देव जय गोंडवाना चलता था उस जमाने में, इसके बाद अगले का चिंतन हम लोगों ने किया है कि नहीं भैया, उधर भी तो हमारे लोग हैं, बिहार में या इधर झारखंड में भी आदिवासी भी हैं और गौंड भी हैं, तो वहाँ के लोगों का यहाँ के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध, भाषाई संबंध या और भी संबंध कैसे बनेंगे? तब वहाँ चूंकि उधर जोहार बोला जाता था, इधर जय सेवा का प्रचलन था वो अपने चौगान में, तब कोई बोलता नहीं था जय सेवा। बोले ये जय सेवा वाले जा रहे हैं, कहते थे। हम जो शुरुआती दौर में आते थे तो कोई पूछने वाला नहीं, जय सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे। बार बार घिसा पीटी किया गया, उदाहरण दिया कि भैया ये तो अभी से थोड़ी, ये तो हजारों सालों से चल रहा है जय सेवा, जैसे कहते हैं कि जय सेवा का समझाने का काम हुआ। फिर अब अरे पहली दूसरी क्लास में जुड़ गए हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ना होगा हमको, तो आगे बढ़ने का काम हुआ। झारखंड और अदर जगह राजस्थान गुजरात जाने का अवसर मिला, तो वहाँ तो जोहार की बात होती है। तो हमने कहा कि कैसे समन्वय हो, तो हमने जय सेवा जय जोहार किया, और जय सेवा जय जोहार जोड़ के फिर हम एक बृहत्तर एक समाज की एक ताकत के रूप में हम लोगों ने जय सेवा जय जोहार और जय संविधान की बात की।
और उस जैसे वह जय जोहार आपके अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करने वाला, और ये जो जय संविधान मतलब आपके ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश को आगे बढ़ाने वाला, आपके बुद्धि को सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब कुछ लिख दिया उसमें। उनकी एक अभी एक चीज यही बता देता हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाएं। डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के महान विद्वानों में एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। संविधान सभा में भी हमारे 5 जन हमारे आदिवासी लोग भी थे, अदर भी थे पिछड़े, और ये वो सब संविधान सभा में बैठे थे, लेकिन ये सब फेल हो गए। कोई मर गया तो कोई बीमार हो गया तो कोई कुछ हो गया, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जब अम्बेडकर के हाथ में आई तो उन्होंने बड़ा चिंतन किया था, क्योंकि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताबें लिखी थी। जाति भेद का उच्छेद, जातियां कैसे खत्म होंगी, ये जो जातियां थी नहीं, ये तो द्रविड़ों का देश रहा है, ये तो सारे सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी थी, ये वो जानते थे। उनको कैसे तोड़ा गया उसकी प्रक्रिया भी जानते समझते थे, इसलिए उन्होंने उसको किस तरीके से किया जाए उसको धीरे से समाहित किया। उन्होंने जातीय मानसिकता से ऊपर उठवाने के लिए उन्होंने वर्गीय मानसिकता डेवलप करने का रास्ता आपके संविधान में डाल दिया। जहां वर्ग की बात आती है वहां जातियां तिरोहित हो जाती है, वहां पर जातियां नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो वर्ग हित की बात आने लगती है। वर्ग हित मतलब उस वर्ग में जितने भी जातियां हैं जो अपने अलग अलग फूट होती थी, उनको वर्ग में समाहित करने का बहुत बड़ा महान काम किया है। आज आदिवासी की बात करते हैं, जनजाति की बात करते हैं, तो एक सी सोच उत्पन्न होने लगती है, फिर वहां जातियां खत्म हो जाती है। तो बाबा साहब ने वहां जातियों को खत्म करके उन्होंने वर्ग का दिया, अनुसूचित जाति दिया, अनुसूचित जनजाति नहीं तो 800,000 जातियां हैं हमारे आदिवासी समुदाय की। इससे ज्यादा जातियां तो 1,500 जातियां अनुसूचित जाति की हैं, उससे और ज्यादा तो पिछड़े वर्गों में 3,743 जाति हैं। कैसे इकट्ठे होते हैं? इसलिए इतने इन लोगों में पहले कम से कम आपस में मिल नहीं रहे हो, SC ST में छूत इस तरीके की बातें होती हैं, तो वो उनमें वर्गीय मानसिकता कैसे पैदा हो? पहले अपने ग्रुपों में, तो उन्होंने अपने ग्रुप में अनुसूचित जाति की मानसिकता पैदा हुई। जब उनका चिंतन था यदि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति में वर्गीय मानसिकता जिस दिन पैदा हो गई तो वर्गों को समाज बनने में कोई नहीं रोक सकता। ये आज चिंतन क्या हो रहा है सारे देश में? ये चिंतन होने लगा है कि अब हमारे में एक आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक मानसिकता पनप रही है, तो उधर OBC की भी मानसिकता पनप हो रही है कि हम 3,743 जातियां अपनी जगह रहने दो, हम तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग महासभा और फलाना ढकाना करके वो भी अपने यूनिटी में लग गए। अनुसूचित जाति के लोग वो भी उनमें वर्गीय, अब जब इकट्ठे 3-4 हिस्से अच्छे हो जाएंगे तो उनके अगुआ उनके लोग बैठ के एक साथ निर्णय कर लेंगे कि नहीं भाई ये सब लंदफन हुआ था किसी जमाने में, उसको हम लोग अब संविधान आ गया है, इसमें सबको अधिकार है और इसलिए इस सब इकट्ठे होके हम लड़ते हैं। तब राजनीति भी हमारे हाथ में होगी और आपकी सारी व्यवस्था धर्म नीति और सारी चीजें हमारे हाथ में होंगी। तो वो उस प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं हमारे बड़े बड़े विद्वान। मैं एक बहुत बड़ी चीज बोल दे रहा हूँ, हमारे बड़े विद्वान उन बारीकियों को समझोगे तब समझ में आएगा कि अंबेडकर साहब ने क्या बोला था, गौतम बुद्ध ने क्या बोला था। ये सारी चीज हमारे बड़े बात भाषण देते हैं। IAS IPS बड़े नेता क्या भाषण देते हैं? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसा बोलते हैं ना बड़े विद्वान लोग। हमने उस बात को पकड़ा है कि आखिर वो आंदोलन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उस पैटर्न को हमको भी अपनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? उस जमाने में तो गौतम बुद्ध के जमाने में तो लाखों के लोग उसको कम बिगड़ समझा उसके पीछे चले जाते थे, लाखों लोग बौद्धिस्ट बन गए। क्या फार्मूला था? डॉक्टर अंबेडकर भी आए, उन्होंने भी चलो रे उधर ये काम करते हैं तो चले, भारी की भीड़ बढ़ी।
फिर काशीराम जी ने भी वही काम किया, उसी पैटर्न पे हुआ। अब क्या, जो उस मूवमेंट को समझे आज भी वो जो कितना मौजूद होते हैं। लेकिन क्या हमारे लोग फिर भी पुराने ढर्रे में क्या बोल रहे, जैसे मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या ऐसा बोला था गौतम बुद्ध ने, जिसके कारण उसके साथ लोग लाखों लोग होते थे? ऐसा नहीं बोला था, मैं तो बोल रहा हूं। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा बोला था? नहीं बोला था, नहीं बोला था ना, मैं बोल रहा हूं। अब बड़े बड़े विद्वान बोलेंगे कि यार वो बात तो एक ही ठो है, क्यों ऐसा बात नहीं है? साथियों, वही शब्द विष की बात किया मैंने कि शब्द विष कहां असर करता है, उस बात को मैं बोल रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने और गौतम बुद्ध ने एक ही बात कही थी, इसके कारण उनके साथ हजारों का हुजूम होता था। लाखों लोग उस टाइम में बुद्धिस्ट बन गए। जब वो खुद बौद्ध धर्म ग्रहण किए तो लाखों लोग बुद्ध धर्म ग्रहण किए। वो उसने क्या बोला था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि बोला था। बुद्धम शरणम मतलब बुद्धि के नजदीक जाओ या शिक्षित बनो। पर धम्मम शरणम गच्छामि है उसके सेकंड पार्ट पे। धम्मम शरणम मतलब धम्म मतलब चक्र, और चक्र परिवर्तन मतलब संघर्ष का प्रतीक। दूसरा नंबर क्या बोला उसने, गौतम बुद्ध ने? संघर्ष करो। जब संघर्ष करने भिड़ोगे तो सब जन इकट्ठे संघर्ष करोगे तो ऑटोमेटिक आपका संगठन बन जाता है। ऐसा होता था पहले का आंदोलन, तब वो बुद्ध सफल हुआ था। लाखों 5-7 देशों में उनके बौद्ध धर्म फैला हुआ है। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने भी उसी पैटर्न को अपनाया था। उनके सारे साहित्य में जब हिंदी हो गया तो वो कचरा हो गया। उनके सारा अंग्रेजी साहित्य, उसमें एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है। किसी को समझ में नहीं आएगी ये बहुत सारी बातें। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है उसमें। एजिटेट मतलब शिक्षित बनो, एजिटेट मतलब संघर्ष करो, और फिर ऑर्गेनाइज की बात किया था उसने। लेकिन कहाँ गलती हुई? वहीं से हमारे जो ये आंदोलन है ना, सफल होते नहीं है। वहीं से लोग इसलिए एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि के पैटर्न पे आज के लोगों को चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? उदाहरण के लिए हम उदाहरण ही दे देते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि वाला तो शिक्षित बनो पहले नंबर में तो आ ही गया, दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर को दूसरे नंबर में डाल दिया गया। और कब डाला गया ये? जब बाबा साहब खत्म हो गए, तब डॉक्टर अम्बेडकर खत्म हुए तो उनका हिंदीकरण हुआ। किसका? कि सारे देश में फैलाएंगे, यानी बुद्धिज्म को सारे देश में अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाएंगे। इसलिए उस साहित्य को हम, अंग्रेजी साहित्य को हम वहाँ सारे देश के, दुनिया के सामने लाएंगे। कह के उसका जब हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, वहीं से शब्द को तीसरे नंबर को दूसरे नंबर में डाल दिया गया। अब पढ़ लिख तो गए हम लोग, सब लोग पढ़ने लिखने लगे। और फिर बाबा साहब बड़े बड़े IAS IPS मंचों में बोलते थे, हम आप जैसे सभी लोग, कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो अब बाबा साहब ने कहा है, बड़े हस्ती ने कहा है, इसलिए उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। इसलिए शिक्षित तो बन गए हैं, अब संगठित की बात की है तो चलो संगठन बनाते हैं, चलो संगठन बनाते हैं। देश में 6000 जातियां हैं, 2000 देश में 6000 जातियां, ST SC OBC माइनॉरिटी सब मिला के। और 6000 जातियों के कितने संगठन मालूम है? 18 से 20 हजार संगठन हैं जो समाज के उत्थान के लिए बने। एक जाति के लिए 300 संगठन है। तो इतने, क्योंकि हमको अकल आ गया ना, बाबा साहब ने बुलाया, क्योंकि हम हिंदी पढ़े, अंग्रेजी तो अंग्रेजी वाले जानते हैं उस चीज को कि कहाँ पर पलटी खाए हैं, आंदोलन को कहाँ पर रोकने का प्रयास हुआ है, शब्द विष को कहाँ से कहाँ टर्न किया गया है। तो एक ये है साथियों, इसलिए हमारा पैटर्न बदल दिया। जय सेवा जय बड़ादेव जय गुणवाना पहली की दूसरी क्लास का आंदोलन था। हमने जय सेवा जय जोहार जय संविधान 5वीं क्लास का पाठ पढ़ाने लगे।
और 5वीं क्लास का पाठ कैसे पढ़ा जाएगा वो भविष्य बताएगा। आप लोग कितने समझेंगे, क्या आप समझेंगे। अब चूंकि जय संविधान कह रहे हैं तो संविधान की बातें भी होना चाहिए। संविधान कह रहे हैं तो संविधान की बातें भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि संविधान में तो सारी चीजें हमारे लिए लिखी हुई है। केवल बाबा साहब नहीं, सब वहाँ जो संविधान सभा के जो विद्वान थे सब लोगों का थोड़ा थोड़ा योगदान, कहीं जयपाल मुंडा जी का और इनका सबका योगदान होके वो निकला। कई ट्राइबल के लिए तो ट्राइबल का जो आदमी है वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा तो निश्चित रूप से अपने फेवर में जयपाल मुंडा जो हमारे विद्वान थे वो सोहन कोटाई थे। उन लोगों ने तो अब बेचारे लोगों उनको क्या पता है, सोहन कोटाई नहीं, राम प्रसाद कोटाई, वो उधर छत्तीसगढ़ में कभी मध्य प्रदेश से कहीं था। हमारे ये मंगरू के ये लोग थे उधर पूर्वोत्तर के 4-5 आदिवासी थे। उन सबका कुछ भी हो थोड़ा बहुत सबका योगदान था। संविधान बना और संविधान ऐसा बना ताकि हर एक जाति वर्ग और समुदाय जो जिस तकलीफ के आधार पर है या जिसकी अपनी पुराने जो सभ्यता संस्कृतियां रही हैं उनका ये देश और दुनिया उसका ऋणी है और इसलिए उनको उसके आधार पर उनको सुविधाएं साधन देने का प्रयास हुआ, सुविधाएं और साधन देने का प्रयास हुआ। उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। ये नहीं कि कोई कहे कि भाई ये तो गरीब थे इसलिए दे जा रहा है, ये गरीब का मामला नहीं है। अरे ये छूता थे, अरे ये सब मामला नहीं है। गहरे जो साहित्यकार लोग, गहरे जो संविधान निर्माता लोग वो जानते हैं केवल छुआछूत के या तुम्हारी गरीबी के आधार पर तुम्हारे संविधान में ये चीज जोड़ा नहीं गया है। पिछड़े हैं लिखा है, अदर ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास एससी भी है, बैकवर्ड क्लास एसटी भी है, सब बैकवर्ड क्लास है। इनकी गिनती तो हो गई लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हो पाई, इसलिए उनको अदर बैकवर्ड क्लास कह रहे हैं और अभी तक गिनती नहीं हो पा रही है। हम तो कहते हैं उनकी भी गिनती हो तब तो बराबर का हक मिलेगा, तब तो समझेंगे तेली को कितना कलेक्टरी कुर्सी मिली, माली को कितनी मिलेगी, कुर्मी को कितनी मिली, ये सारे एक एक वर्ग हड़प लिया, तब तो गिनती में आएगा ना, समझ में आएगा कि किसको कितना हिस्सा जारी हो। ऐसे हमारे लोगों में भी, हम लोगों को भी इसलिए संविधान में जो सारी चीजें हैं उनको हासिल करना है तो हमको संवैधानिक तौर तरीकों को भी मानना पड़ेगा। संविधान में सबसे ज्यादा यदि हक और अधिकार की बात दी गई है तो संविधान में आदिवासी वर्ग को दी गई। उसके लिए स्पेशल 5वीं अनुसूची घोषित किया गया, उनके लिए भी स्पेशल 6ठी अनुसूची की घोषणा हुई और आज 5वीं और 6ठी अनुसूची की घोषणा के मैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिनका इलाका है उनको वहां पर उनका शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी होना चाहिए, उन्हीं का प्रतिनिधि, उन्हीं का कलेक्टर हो, उन्हीं का सब कुछ हो। उसको वो डायरेक्ट यदि कुछ 10 राज्य हैं, 10 राज्य में कुछ जिले पूरी तरीके से हैं, कुछ ब्लॉक पूरी तरीके से, जैसे 89 ब्लॉक मध्य प्रदेश में, 89 ब्लॉक और 4 जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में, पूरे तरह की 5वीं अनुसूची, उसमें हमारा ये मंडला भी आता है, डिंडोरी भी आता है। यहाँ तो सारे कलेक्टर से लेके नीचे चपरासी तक आदिवासी होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। किस आधार पर? 5वीं अनुसूची के आधार पर। यहाँ तो ग्राम पंचायत का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़े तरीके से माननीय दिल्ली सिंह भूरिया जो भूरिया कमेटी की सिफारिशों के माध्यम से पंचायती राज का को विस्तार करे हैं, तो यहाँ 5वीं अनुसूची को डायरेक्ट लागू किए हैं क्या? पंचायती राज को विस्तार किए हैं, 5वीं अनुसूची का मामला नहीं है। 5वीं अनुसूची तो यहाँ पर घोषित है लेकिन 5वीं अनुसूची का वहां तो 5वीं अनुसूची को घोषित क्षेत्रों में एंट्री करवाना था, इसलिए पेशा कानून बनाया गया। फिर भी पेशा कानून बनाते समय उसमें आपके हक और अधिकारों को थोड़ा सा सुरक्षित करने का काम हुआ, आपकी रूढ़ी परंपराओं को, आपके हक अधिकारों को, आपके ग्राम सभा को, आप स्वयं वहाँ के मालिक हो, वहाँ की खनिज संपदा, ये सारी की सारी तुम्हारी रहेगी, ये बात उसमें उद्धृत किया गया है। अभी पेशा तक 2500 साल से लागू हो गया था, पंचायती राज कब से लागू हुआ? तब से 92-93 से
तो वहां से अभी तक इसके रूल ही नहीं बने थे। जब कोई कानून होगा, उसका कोई नियम होगा, तभी तो चलेगा, व्यवहार में आएगा। उसके नियम आज तक नहीं बने। अभी हल्ला गुल्ला हुआ, पिछले कुछ बुद्धिजीवी संगठनों ने हल्ला गुल्ला किया कि पेशा के रूल बनना चाहिए। हम लोगों ने भी उस प्रारूप के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में डाला। छत्तीसगढ़ में हमारे विजय भाई जाके वहां पर उन लोगों ने वहां बैठे, तो वहां पर थोड़ी बारीकी से, फिर भी इतना अच्छा ना छत्तीसगढ़ का कानून बन पाया है और ना ही अभी मध्य प्रदेश अभी प्रोसेस में। हम बार बार राज्यपाल को भी बोल रहे हैं और वहां जाके उनकी जो कमेटी बनी है उनको भी, कमेटी मेंबर्स के साथ भी हम बैठ के बोल रहे हैं कि इसमें पूरी स्वास्थ्य के हिसाब से, लेकिन उसमें जितने डिपार्टमेंट होते हैं, जितने विभाग होते हैं, उनके साथ हमारे पेशा का क्या संबंध होगा, इस संबंध को ढंग से समझाना पड़ता है, तब वो कहीं। नहीं तो हर विभाग वाला, वन विभाग वाला यदि पेशा के साथ हमारे 5वीं अनुसूची को जोड़ेगा तो वो अपना हित देखेगा वो विभाग, क्योंकि ऊपर बैठा मुख्यमंत्री, वहाँ तो चीफ सेक्रेटरी बैठा है, वो कहेगा कि अपने तुमको तनख्वाह ठीक से लेना है तो इधर ये रास्ता निकालो। यहाँ से वन विभाग को बोलता है तो वहाँ से ऐसे, तो इस तरीके के बहुत सारे, तब उस पर यदि नजर नहीं रखोगे, उधर यदि बौद्धिक नजर नहीं रखोगे, उसी भाव भगत करके भावनाओं में बहते जाओगे, इससे साथियों हमारे आने वाली पीढ़ियों का तो भला होने वाला नहीं। हमें तो जैसे आज देश बहुत बुरे हालात की तरफ जा रहा है, लगातार हम लोग बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं। हमें पता नहीं हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा को किस तरीके से 5वीं तक फ्री हो जाओ। अब आ रहा है पुरानी नई पद्धति फिर आ रही है, वो पुरानी वाली जो 11वीं बोर्ड होता था, 8वीं बोर्ड होता था, 5वीं बोर्ड फिर आ रहा है वो नई शिक्षा नीति के आधार पर। अब तुम्हारे तो 1 2 4 पीढ़ी तो बेकार होगी ना, 2-4 बैच यदि खराब हो गए तो तुम्हारा तो एक लेयर ही खत्म हो गया ना। अब उनको काका का 5वीं वालों को, पहली वालों के एक क्लास में पढ़ा रहा है, एक मास्टर पढ़ा रहा है, अब क्या एजुकेशन होगा। तो बहुत षड्यंत्र के, साजिश के हम लोग शिकार हो रहे हैं। तो साजिश के शिकार से हमको बचने के लिए बड़े बारीकी से हर चीज का अध्ययन करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा साथियों। और इसलिए ये जो चीजें हैं, जो हमारी संवैधानिक चीजें हैं, उनके हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। संविधान हमारे, एक जो पढ़े लिखे तो कम से कम अपने संविधान को अपने हाथ में रखना चाहिए, ताकि कहाँ क्या गलती हो। अब हमारे यहाँ पर पेशा जिस दिन लागू होगा उससे पहले हमको तैयारी कर लेना है। पेशा की तैयारी आज से पहले पत्थलगड़ी के रूप में लोग कर रहे थे, लेकिन पत्थलगड़ी की बात को लोग नहीं समझ पाए, आखिर फिर वहीं आना पड़ेगा। अभी पेशा का जब रूल बन जाएगा ना, उस दिन आपकी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी। गुरु और परंपराएं उनके पूछे बगैर कोई भी वहां से ना खदान खोद सकता, ना मेरे गांव में नहीं घुस सकता। ये नियम आ रहा है, ये नियम पहले से था 5वीं अनुसूची